नमस्कार साथियों, आज हम बीजीय व्यंजकों के गुणनखंड पर चर्चा करेंगे। इससे पूर्व की क्लास में हमने देखा था कि गुणनखंड जब अपन करते हैं तो प्राकृत संख्या के बारे में जानकारी ली थी। प्राकृत संख्या गुणनखंड के बारे में देखा था और गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंड के बारे में अपन ने देखा कि अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। ठीक है, प्राकृत संख्या 1, 2, 3, 4, 5 से लेकर अनंत तक होती है। अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है किसी भी संख्या का पर अगर अपन गुणनखंड करते हैं, गुणा के रूप में उसको लिखते हैं, तो गुणा में प्राप्त होने वाली संख्या का फिर आगे टुकड़े नहीं होने चाहिए, उसमें किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाना चाहिए। इस जानकारी के साथ फिर आज अपन देखेंगे कि बीजीय व्यंजकों के गुणनखंड किस प्रकार किए जाते हैं। देखिए, हम छोटे स्तर से शुरू करते हैं। जैसे 5xy लिखा मैंने, इसके हमें गुणनखंड लिखने हैं, तो 5 गुणा x गुणा y, ये इसके गुणनखंड हो गए हैं। इन संख्याओं को, जो अचर राशि है और जो चर राशि है, इनको आपको विस्तारित रूप में लिख देना है। गुणनखंड करेंगे तब क्या करेंगे, इनको विस्तारित रूप में, यानी कि इन संख्याओं में इनको गुणा के रूप में लिखने के बाद में स्वयं तथा एक के अलावा तीसरी संख्या का भाग इनमें नहीं जाना चाहिए। इनमें तीसरी संख्या का भाग नहीं जाना चाहिए। यहाँ जो भी गुणनखंड प्राप्त हो रहा है उसमें स्वयं तथा एक के अलावा तीसरी संख्या का भाग नहीं जाना चाहिए। तो देखिए, 5x और y, इनमें एक और स्वयं इनके अलावा किसी तीसरी संख्या का भाग नहीं जा रहा है। 5 की बात करें तो 5 में एक का भी भाग चला जाएगा, 5 का चला जाएगा, लेकिन तीसरी संख्या कोई सी भी नहीं है। x की बात करें तो x में एक का भी भाग चला जाएगा, x का भी चला जाएगा, x में x का भाग देंगे तो कट जाएगा, ये एक बच जाएगा। इसी तरीके से y में एक का भाग चला जाएगा और y का भी चला जाएगा, एक शेष रह जाएगा, लेकिन इनके अलावा कोई तीसरी संख्या नहीं है। तो ये इसका गुणनखंड हो गया है बीजीय व्यंजक का। दूसरा एक सिंपल सा उदाहरण और लेकर अपन चलते हैं। 3x गुणा x प्लस 2 लिखा है जैसे, ठीक है, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 3 गुणा x गुणा x प्लस 2। यहाँ पर अपन जनरली कर क्या रहे हैं, ये वैसे ही छोटी छोटी संख्याएं लिखी गई है और अभाज्य संख्याएं लिखी गई है। इनमें हमें टुकड़े करने की आवश्यकता नहीं हो रही है, केवल हम इनको गुणनखंड के रूप में दर्शा रहे हैं गुणा का चिन्ह लगाकर, और कुछ भी नया काम यहाँ पर अभी नहीं कर रहे हैं। तो 3x गुणा x प्लस 2 है, तो इसका मतलब इसका गुणनखंड 3 गुणा x प्लस 2 हो गया है। एक विशेष बात आपको याद रखनी है। अब जैसे इसी सवाल में अपन बात करें कि x प्लस 2 में कितने पद है, तो अपन बताएंगे 2 पद है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि 3x गुणा x प्लस 2 में कितने पद है, तो इसका जवाब क्या रहेगा आपका, बताइए सोचकर। ये गुणनखंड में है, गुणा में संख्या लिखी हुई है, तो याद रहे इसमें केवल एक पद है। 3 गुणा x प्लस 2, ये ब्रैकेट में बंद है और ये आपस में गुणा हो रही है। यहाँ पर ये आपस में यहाँ पर गुणा हो रही है। तो गुणा में कितनी भी संख्याएं रहे वो केवल एक पद के रूप में जानी जाती है। अब कोष्टक में चाहे से कितने भी चिन्ह आ जाए, 2 प्लस x प्लस y कितने भी आ जाए, और बाहर जैसे 3x ही है, तो यहाँ इस कोष्टक की बात करें कि कोष्टक में कितने पद है, तो 3 पद बता देंगे। लेकिन इस पूरी राशि की अपन बात करें तो यहाँ पर केवल हम एक पद ही बता पाएंगे, क्योंकि इस कोष्टक की जो राशि है वो अपने आप में केवल एक ही राशि है और वो इसके साथ गुणा में है, जो भी इसका मान है। तो गुणा में जब भी कोई राशियाँ रहती है तो वो केवल एक पद के रूप में जानी जाती है। महत्वपूर्ण बात है, आपको ध्यान रखनी है, नोट कर सकते हैं आप कि गुणा में समस्त राशियां एक पद के रूप में जानी जाती है, जबकि गुणनखंड में कोई राशि नहीं हो और ब्रैकेट में नहीं हो तो वो अलग अलग राशियां गिनी जाएगी, अलग अलग पद के रूप में। आप एक सवाल पर और डिस्कस करें, 12a² है। देखिए, तो 12 को मैं क्या लिख सकता हूँ, जब भी बड़ी राशि आ जाए, अचर राशि आ जाए, तो सबसे बढ़िया तरीका है आपका भागफल विधि का। आंख मींचकर भाग देना शुरू कर दे। 2 का भाग 12 में 6 बार गया, 2 का भाग 6 में 3 बार गया, 3 में 3 का भाग 1 बार गया, 1 में 1 का भाग 1 बार गया। तो हमें क्या मिला, 2 गुणा 3। ये किसके बराबर है, 2 दूनी 4, 4 × 3 = 12। देखिए, तो 12 का हमें गुणनखंड क्या मिला, 2 गुणा 3। तो इसको लिखिए यहाँ पर 2 गुणा 3। अब यहाँ पर देखो a² है, तो a² का मतलब क्या हो गया, एक के हम आगे टुकड़े कर सकते हैं। अब 1 की घात 2 है, तो जिस भी राशि पर
आधार पर जितनी घात होती है उस आधार को अपन उतनी ही बार गुणा करके लिखते हैं। ये हमने घातांक में देखा था। तो ए स्क्वायर का गुणनखंड क्या हो गया, ए गुणा ए हो गया। पर अब बी अकेला बच गया तो बी को हम अकेला लिख देंगे। तो देखिए 12 ए स्क्वायर बी का गुणनखंड क्या हो गया, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा ए गुणा बी। ये हमें इसका गुणनखंड प्राप्त हो गया है। ऊपर मैंने आपको बात बताई थी कि गुणनखंड हमें जब भी करेंगे बीजीय व्यंजकों का तो उसमें जो भी राशि प्राप्त होगी वो आगे भाज्य नहीं होगी, उसमें अन्य किसी संख्या का भाग नहीं जाएगा। अन्य किसी संख्या का मतलब स्वयं तथा एक के अलावा तीसरी संख्या का भाग नहीं जाएगा। तो आप देख लीजिए यहाँ पर 2 में तीसरी संख्या का भाग नहीं जा रहा है, 1 एवं स्वयं 2 के अलावा। इसमें भी 1 एवं स्वयं 2 के अलावा तीसरी संख्या का भाग नहीं जा रहा है। 1 एवं स्वयं 3 के अलावा तीसरी संख्या का भाग नहीं जा रहा है। 1 एवं स्वयं 1 के अलावा तीसरी संख्या का भाग नहीं जा रहा है। इसमें भी 1 एवं स्वयं 1 के अलावा तीसरी संख्या का भाग नहीं जा रहा है। और इसमें भी 1 एवं स्वयं b के अलावा तीसरी संख्या का भाग नहीं जा रहा है। जबकि यहाँ पर अपन बात करें तो 12 में देखो 2 का जा रहा है, 3 का जा रहा है, 4 का जा रहा है, 6 का जा रहा है। तो ये गुणनखंड नहीं हुआ है, इसलिए इसको हमने गुणनखंड के रूप में यहाँ पर बदल लिया है। अब इसी तरीके से एक सवाल और देखिए, सिंपल सा 10 अक्ष का गुणनखंड करना है। तो 10 अक्ष का गुणनखंड करना है तो क्या करना है, पहले तो 10 के टुकड़े कीजिए। अब भाज्य टुकड़े करने हैं, 2 गुणा 5 अपन लिख सकते हैं। अगर ऐसे नहीं पता है आपको तो सीधा सा तरीका है, भागफल विधि याद कीजिए आप। भाज्य गुणनखंड जब भी करना हो भागफल विधि अपनाओ। 10 में सबसे छोटी संख्या भाग 2 का देंगे, 5 बार गया, 5 में 5 का भाग 1 बार गया, 1 में 1 का भाग 1 बार गया, अंत में 1 शेष रह जाना चाहिए, तब तक अपने को भाग देना है। अब तो 10 अपने को किसके बराबर प्राप्त हो गया, 2 गुणा 5, तो 5 दूनी 10 या 2 पंचा 10 अपने को मिल गया। तो 10 का गुणनखंड क्या हो गया, 2 गुणा 5। अब देखिए इन 2 और 5 में स्वयं एवं इनके अलावा तीसरी संख्या का भाग नहीं जा रहा है, तो ये इसका 10 का गुणनखंड हो गया है। फिर गुणा x, तो x तो केवल अकेला ही है इसलिए ये अकेला लिखा जाएगा। तो ये देखिए 2 गुणा 5 गुणा x, इस बीजीय व्यंजक का हमें एक गुणनखंड प्राप्त हो गया है। अब अपन बात करें सार्वगुणनखंड विधि की, कि सार्वगुणनखंड विधि क्या होती है। देखिए सार्वगुणनखंडों की विधि। देखिए गुणनखंड तो अपन जानते ही क्या होता है, लेकिन एक ये नया वर्ड आ रहा है यहाँ पर, सार्व। तो देखो सार्व का मतलब क्या होता है। सार्व जो होता है, आपने नाम सुना होगा उभयनिष्ठ का। उभयनिष्ठ लेते हैं अपन पदों में से, आप इसको अंग्रेजी में सामान्यतः कॉमन भी बोलते हैं। तो ये तीनों एक ही चीज़ है, सार्व, उभयनिष्ठ और कॉमन। तो बीजीय व्यंजकों के गुणनखंड में अपने पास 2 या 2 से अधिक पद होते हैं, उनमें से उसको हमें गुणनखंड के रूप में दर्शाना है। जो 2 पद होते हैं उसको हमें गुणनखंड के रूप में दर्शाना है। तो देखिए गुणनखंड के रूप में किस तरीके से दर्शाएंगे। अपने पास एक एग्जाम्पल है 2x + 4 का। मैं एक एग्जाम्पल लेके चलता हूँ, 2x + 4। हमने अभी देखा कि गुणनखंड अपन जब भी करते हैं बीजीय व्यंजकों का तो उसमें केवल एक पद होता है। आप इधर RHS में राइट हैंड साइड में कोई सा भी गुणनखंड देख लीजिए, वो केवल एक ही पद के रूप में है। गुणा में जो भी राशियाँ लिखी हुई है वो एक पद में गिनी जाती है, ये इसका मैं बता चुका हूँ। ये भी देखो गुणा में राशियाँ लिखी हुई है, इसका मतलब ये एक ही पद है यहाँ पर। लेकिन यहाँ अपन देख रहे हैं तो अपने को 2 पद नजर आ रहे हैं, 2x + 4। तो अब हमें इसका गुणनखंड इस प्रकार से करना है कि ये एक पद में बदल जाए। तो इन 2 पदों वाले बीजीय व्यंजकों को 2 से अधिक भी हो सकते हैं, द्विपद, त्रिपद, चतुर्थ पद, कुछ भी हो सकता है। इन पदों को अपने को गुणनखंड में बदलना है। तो गुणनखंड में बदलने के लिए अपन क्या करेंगे, सार्वगुणनखंड विधि को काम में लेंगे। तो सार्वगुणनखंड क्या होता है, उभयनिष्ठ ही होता है, कॉमन लेना होता है। तो इन पदों में हम एक ऐसी राशि ढूंढेंगे जो कॉमन हो, उभयनिष्ठ हो और सार्व हो। सार्व मतलब सभी में उपस्थित हो। एक ऐसी राशि है इन दोनों पदों में जो इस पद में भी उपस्थित है और इस पद में भी उपस्थित है। तो इसके लिए देखो सबसे पहले तो अपन एक काम करते हैं कि जो भी पद दिए गए हैं उन पदों को आप अलग अलग गुणनखंड कर लीजिए। तो 2x है तो 2x का गुणनखंड क्या हो गया, 2 गुणा x। फिर 4 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 गुणा 2। समझने के लिए छोटे छोटे उदाहरण हैं, इन्हीं से आप सीखते हैं। बूंद बूंद से घड़ा भरता है। लगातार आप बने रहिए क्लास के साथ और अपना अभ्यास करते रहिए।
आपको पता ही नहीं चलेगा कब सीख जाओगे आप। तो ये हो गया अपना 2 गुणा x प्लस 2 गुणा 2। देखिए अब मैंने क्या कही एक बात, सार्वगुणनखंड विधि में क्या होता है, सार्व होता है सभी पदों में एक ऐसी राशि होती है जो दोनों सभी पदों में उपस्थित होती है। तो देखिए 2x में और 2 में, इसमें देखो 2 है, इसमें 2 है, तो मिल गया ना। देखो ये 2 इसमें भी है और इसमें भी है, ये x इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। तो अपन 2 को क्या करेंगे, उभयनिष्ठ ले लेंगे, सार्व ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन लेंगे तो क्या होगा, कॉमन लेने पर जो भी राशि आप कॉमन लेते हैं उसको उन पदों से बाहर ले लो। जितने भी पद हैं, यहाँ पर 2 पद है, इन दोनों पदों से इस 2 को बाहर ले लेंगे। बाहर लेने पे देखो यहाँ पर क्या बच गया, बाहर लेकर अपन कोष्टक चालू करेंगे। सबसे पहली बात ये भी याद रखनी। फिर दूसरी, ठीक है, बाहर ले लेंगे जो भी राशि कॉमन है, सार्व है, उभयनिष्ठ है, उसको अपन बाहर ले लेंगे, छोटा कोष्टक चालू करेंगे और फिर जो राशि शेष रह जाती है उसको अपन लिख देंगे। पहले पद में x बच गया है और दूसरे पद में 2 बच गया है, ये 2 बच गया। तो ये देखो एक पद में बदल गया है, 2 गुणा x प्लस 2। और यहाँ पर देखो 2 पद है और यहाँ पर 1 पद है, तो ये इसका सार्वगुणनखंड हो गया है। गुणनखंड की अलग अलग विधियां हैं, इसको अपन एक एक आगे देखेंगे। यहाँ पर सार्वगुणनखंड विधि है, तो सार्वगुणनखंड विधि का मतलब होता है जितने भी पद दिए गए हैं उन पदों में ऐसी संख्याएं होती है जो कॉमन होती है, उभयनिष्ठ होती है, सार्व होती है, उनको अपने को बाहर लिखना है, शेष बची हुई राशि को कोष्टक लगा के अंदर लिखना है। अब इसी तरीके से एक अन्य सवाल अगर आप देखना चाहे तो देख सकते हैं, मैं लिख दूं आपके लिए, जैसे 5xy प्लस 10x है, 5xy प्लस 10x है, इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। तो 5xy को अपन क्या लिख सकते हैं, 5 गुणा x गुणा y, प्लस 10x को क्या लिख सकते हैं बताओ, 2 गुणा 5 लिख सकते हैं। इसको मैंने लिख दिया 2 गुणा 5 गुणा x। प्रत्येक पद का पहले तो गुणनखंड कर लेना है, फिर उसको लिख लेना है। अब देखिए इन पदों में क्या क्या आपको सार्व मिलता है, उभयनिष्ठ मिलता है, कॉमन मिलता है। सबसे पहले एक एक राशि को ले लेते हैं। 5 इसमें है, इसमें भी है, तो आप सबसे पहले तो 5 लिख दो। अब इसमें x है, इसमें भी x है, तो x को भी आप इसके साथ में लिख दीजिए गुणा के रूप में। अब इसमें y है लेकिन इसमें y नहीं है, इसमें 2 है लेकिन इसमें 2 नहीं है, तो जो शेष बचा है उसको कोष्टक में लिखना है। जो कॉमन है, उभयनिष्ठ है, सार्व है, उसको तो कोष्टक से बाहर लिखना है और जो शेष बच जाता है उसको कोष्टक में। अब देखो यहाँ से 5x तो अपन ने बाहर ले लिया, तो बच गया क्या, y, फिर प्लस का चिन्ह है। अब इसमें से 5x बाहर लिया अपन ने, तो इसमें क्या बच गया, 2, तो y प्लस 2। अब आप देखिए कि ये एक पद के रूप में बदल गया क्या। यहाँ पर तो अपने को 2 पद नजर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर 5x गुणा y प्लस 2 केवल एक ही पद के रूप में बदल गया। तो ये इसका सार्वगुणनखंड हो गया है। 5xy प्लस 10x का सार्वगुणनखंड क्या हो गया है, 5x गुणा y प्लस 2 हो गया है। तो इसी तरीके से आप एक अन्य सवाल को हल करने का प्रयास कीजिएगा। मैं आप लोगों के लिए लिखता हूँ, प्रैक्टिस करो। 12a² b प्लस 15ab² को सार्वगुणनखंड विधि से गुणनखंड ज्ञात करना है। एक सवाल और लिख लीजिए, 10x² माइनस 18x³ प्लस 14x4। देखो यहाँ पर केवल 2 पद का है, यहाँ 2 पद का आपको मैंने बीजीय व्यंजक दिया है, इसको सार्वगुणनखंड करना है। पहले तो अलग अलग पदों के आप गुणनखंड ज्ञात कर लीजिए, फिर इन प्रत्येक पद में जो कॉमन है उसको कोष्टक के बाहर लिख लीजिए, जो बच रहा है उसको कोष्टक के अंदर लिख लीजिए। चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं करना है, प्लस है तो प्लस रहेगा, माइनस है तो माइनस रहेगा। इसी तरीके से पहले 10x² का गुणनखंड कीजिए, फिर 18x³ का गुणनखंड कीजिए, 14x4 का गुणनखंड कीजिए। इन सब तीनों पदों में जो राशि मिल रही है समान रूप से, उभयनिष्ठ, कॉमन, सार्व है, उनको कोष्टक के बाहर गुणा के रूप में लिखिए। फिर कोष्टक में इन तीनों पदों में जो राशियां बच रही है उसको लिख दीजिए।
चिन्ह वो का वही रहेगा। यहाँ दूसरे पद से पहले माइनस है तो माइनस, तीसरे पद का लास्ट में जो प्लस है तो प्लस से रहेगा। तो आज की क्लास में हमने बीजीय व्यंजकों के एक पद का गुणनखंड देखा है, सार्वय गुणनखंड की विधि से गुणनखंड करना सीखा है। अगली क्लास में हम आगे देखेंगे कि रीग्रुपिंग पुनः समूहन द्वारा गुणनखंड कैसे ज्ञात किया जाता है। तब तक आप इन पर अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।